चलो जी, खोलते हैं ट्रांसफार्मर के सारे पार्ट्स और जानते हैं क्या है इनका काम। ट्रांसफार्मर में बहुत सारे छोटे छोटे पुर्जे लगे होते हैं, पर उनमें से सबसे जरूरी यही है। शुरू करते हैं ट्रांसफार्मर के टैंक से। देखो भैया, ये है ट्रांसफार्मर का ढांचा जो बना है लोहे की प्लेट से। अंदर से है बिल्कुल खाली और इसके अंदर रखी जाती है ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग, वो भी तेल में डुबाकर, पूरा डुबाकर। और ये ऐसा वैसा तेल नहीं, बल्कि मुख्य तौर पर इसमें दो तरह के तेल का इस्तेमाल किया जाता है। एक होता है पैराफिन और दूसरा होता है नेप्था। ये पैराफिन वाला तेल कूलिंग सिस्टम में दिक्कत करता है, लेकिन आसानी से मिल जाने के कारण आज भी बहुत सी जगह इसका इस्तेमाल ताबड़तोड़ तरीके से किया जा रहा है। नेप्था ऑयल ट्रांसफार्मर की कूलिंग को आसान बना देता है और ये बेहतर विकल्प भी है। अब तेल में डुबाई जाने वाली कोर के बारे में भी जान लो। ये बनाई जाती है पतली पतली नरम लोहे की लैमिनेटेड प्लेट से। अब आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा, इंजीनियर्स ने क्या सोचकर इतनी पतली पतली प्लेट बनाई होंगी? क्यों भाई, एक ठोस कोर का इस्तेमाल क्यों नहीं कर लेते? काहे इतनी माथापच्ची करी? देखो, सवाल बढ़िया है, अब सुनो जवाब। एक होता है एडी करंट। अब ये बड़ी ही ऊट पटांग चीज है। पहले आपको इसके चरित्र के बारे में बताता हूँ, फिर बताऊंगा इसका पतली पतली प्लेट से क्या है लेना देना। एडी करंट होता है नहीं, मजाक कर रहा था। ये होता है भंवर की तरह। अब पता नहीं इसे काहे की दिक्कत है। ये अपने बनाने वालों को ही दुश्मन समझता है और पड़ा रहता है उसको खत्म करने के पीछे। तो किसने बनाया है इसे? देखो, एक कॉइल में लहराता हुआ करंट, मेरा मतलब एसी करंट, हर पल बनाएगा बदलती हुई मैग्नेटिक फील्ड। अब ये बदलती हुई मैग्नेटिक फील्ड बनाती है एक नया करंट जिसकी दिशा होती है बिल्कुल उल्टी। अब एडी करंट अपने बनाने वाले करंट को ही तार में उल्टी दिशा में बहते हुए खत्म करने की कोशिश करता है ना। अच्छे संस्कार नहीं है इसके। अब अगर यहाँ पर एक दूसरी कॉइल की एंट्री करा दे तो ये बदलती हुई मैग्नेटिक फील्ड उस दूसरी कॉइल में करंट बना देगी। अब इस नई कॉइल में आया करंट अपनी खुद की एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। यहाँ सब लोग अपना कुनबा बनाने में लग रहे हैं और इस फील्ड की दिशा पहले वाली फील्ड के बिल्कुल उलट होगी और ये नई फील्ड पुराने वाली फील्ड को खत्म करने की कोशिश करेगी। यहाँ सब लोग एक दूसरे को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। एवरीथिंग इज फेयर इन हेट एंड वॉर। वेब सीरीज में गेम ऑफ थ्रोन्स और यहाँ पर गेम ऑफ करंट्स बिल्कुल सेम है, पर दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। अगर ये करंट इस मैग्नेटिक फील्ड को खत्म करना चाहता है जो इस कॉइल के करंट को खत्म करना चाहती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों करंट हो गए एक दूसरे के दोस्त। अब इन दो एक दूसरे के उल्टी दिशा में बहती हुई घोंचू फील्ड को ये बात समझ नहीं आ रही कि जब ये एक दूसरे को खत्म करने की कोशिश कर रही होंगी तो उससे एडी करंट कम बनेगा। और इसी चीज का फायदा उठाकर ट्रांसफार्मर की प्राइमरी कॉइल सेकेंडरी कॉइल को पावर ट्रांसमिट करती है। वापस चलते हैं ट्रांसफार्मर की उन अजीब बनावट वाली पतली पतली प्लेट्स पर और जानेंगे क्या है उनका रिश्ता एडी करंट से। आपने इंडक्शन प्लेट तो देखी ही होगी। अब ये बनाती है बहुत तेज रफ्तार पे बदलती हुई जबरदस्त मैग्नेटिक फील्ड। अब अगर एक ठोस लोहे के बर्तन को इसके ऊपर रख दे तो ये फील्ड उसमें एडी करंट बनाकर अपना काम पूरा करेगा, लेकिन बर्तन का रेजिस्टेंस उस एडी करंट को घूमने से रोकेगा, जिसकी वजह से हो जाएगा ये गर्म और अपन लोग फायदा उठाकर पकाएंगे इसमें खाना। अब यहाँ पर तो एडी करंट काम आ गया, पर ट्रांसफार्मर पर खड़े होकर खाना कौन बनाएगा भाई? वहाँ हमें एडी करंट नहीं चाहिए, क्योंकि एडी करंट से पैदा होने वाली गर्मी ट्रांसफार्मर का सत्यानाश कर देगी। अब सबसे काम की चीज बता रहा हूँ, जब किसी ठोस चीज में एडी करंट बहता है तो उस धातु में चार्जेस यानी इलेक्ट्रॉन्स भंवर की तरह घूमते हैं। तो क्यों ना इस भंवर को रोकने की कोशिश की जाए। लो जी, हमने प्लेट की जगह बना डाली कटी हुई पत्ती और भंवर के रास्ते में बिछाने शुरू कर दिए रोड़े। अब इसमें एडी करंट को भंवर की तरह घूमने में आएगी दिक्कत, तो करंट भी कम बनेगा, जिसकी वजह से गर्मी भी कम पैदा होगी। देखो, पहले एडी करंट मस्त तरीके से अपना लूप बना रहा था और अपन ने क्या किया, पत्ती को काटकर एडी करंट के घूमने के रास्ते को बड़ा कर दिया। अब वो कुछ ऐसे जाएगा, जिसकी वजह से जल्दी लूप तो ना बनता, तो हीट यानी गर्मी भी पहले से कम होगी। एक आकार बदलने से कितना अंतर पैदा हो सकता है आप इसे इंडक्शन प्लेट से समझ सकते हो। देखो, लूप बनाने के लिए सबसे बढ़िया आकार होगा गोल, इसीलिए इंडक्शन प्लेट पर ये गोल सफेद रंग की धारी लगाई जाती है, ताकि इसके ऊपर धातु की गोल प्लेट या बर्तन रखने पर ज्यादा से ज्यादा एडी करंट बन सके। तो हमने ट्रांसफार्मर की कोर की प्लेट को ऐसे काटा कि उसको गोल घूमने का रास्ता ना मिले। अब ये हो गई कटिंग की बात, लेकिन एक सिंगल मेटल प्लेट क्यों ना लगाई, पतली पतली प्लेट क्यों बनाई? देखो, वैसे तो एडी करंट बहुत सी चीजों पर निर्भर करेगा, पर अपन यहाँ सिर्फ अपने काम की बात करेंगे। अगर लूप बड़ा बना दे तो एडी करंट ज्यादा होगा, और अगर लूप छोटा बना दे तो एडी करंट कम हो जाएगा। और पतली पतली प्लेट इस्तेमाल करने से लूप बहुत ही छोटा बनता है। चलो, पहला काम तो हो गया। अब एक बड़ी प्लेट की जगह बहुत सारी छोटी छोटी पतली पतली कटी हुई पत्तियों का इस्तेमाल करेंगे, पर उन पर
वार्निश जरूर लगानी है, नहीं तो दोनों पत्तियों में बनता हुआ एडी करंट मेले में बिछड़े हुए भाइयों की तरह मिल जाएगा और ज्यादा गर्मी पैदा करेगा। इसीलिए ट्रांसफार्मर कोर की प्लेट को वार्निश लगाकर दो प्लेट के बीच में इंसुलेशन दिया जाता है। चलो भैया, कोर बन गई, अब लपेटते हैं इस पर कॉपर का तार, यानी करेंगे वाइंडिंग। अब इस पर लपेटे गए कॉपर के तार पर इंसुलेशन की एक परत होती है। सवाल है ये कि क्यों होती है। देखो, अगर आप इंसुलेशन की परत को हटा दो तो इतनी मोटी वाइंडिंग लगाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि करंट निकम्मों की तरह सबसे छोटा रास्ता पकड़कर निकल देगा, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कमजोर हो जाएगी और हो जाएगा सारे कार्यक्रम का सत्यानाश। तो करंट काम चोरी ना कर सके इसलिए कॉपर पर इंसुलेशन लगाई जाती है। ट्रांसफार्मर पर वाइंडिंग की दो परतें चढ़ाई जाती हैं, एक अंदर यानी प्राइमरी और दूसरी उसके ऊपर यानी सेकेंडरी, जिसे इंसुलेशन पेपर की मदद से अलग किया जाता है। क्या ये आपस में जुड़ी हुई होती है? ना, बिल्कुल भी नहीं। अब जरा छोटा सा रिवीजन हो जाए। ट्रांसफार्मर के अंदर क्या रखते हैं? तो वो है कोर। किस धातु का होता है? वो होता है नरम लोहे का यानी सॉफ्ट आयरन का। तो सॉफ्ट आयरन का ही क्यों लिया? ताकि लॉसेस कम से कम हो सके। कौन से लॉसेस? कोर लॉस, एडी करंट लॉस, हिस्टैरिसीस लॉस और भी बहुत सारे लॉसेस, जिनके बारे में आगे जानेंगे। अच्छा, क्या सॉफ्ट आयरन की कोर ट्रांसफार्मर के लिए बेस्ट है? नहीं, इससे अच्छा है सिलिकॉन स्टील, क्योंकि उसमें हिस्टैरिसीस लॉस कम से कम होता है। क्या सॉफ्ट आयरन के एक ही टुकड़े से कोर बनाई जाती है? नहीं, इसमें पतली पतली कटी हुई प्लेट का इस्तेमाल किया जाता है। पतली पतली कटी हुई प्लेट क्यों? ताकि एडी करंट लॉस कम से कम हो सके। प्लेट को एक दूसरे से कैसे अलग करते हैं? तो इन पर वार्निश का एक लेप लगाकर इन्हें अलग किया जाता है। क्या प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग जुड़ी होती है? नहीं, तो उन्हें अलग कैसे करते हैं? उनके बीच में इंसुलेशन पेपर लगाकर उन्हें अलग किया जाता है। अब ट्रांसफार्मर की कोर को उठाकर इसके ढांचे में डाल देते हैं और उसके बाद भर दिया गया इसे मिनरल ऑयल से। अब यहाँ पर हम दो तरह के तेल का इस्तेमाल करते हैं, पहला नेफ्था और दूसरा पैराफिन। और अब आते हैं दो सवाल। पहला ये कि दोनों में से कौन सा तेल इस्तेमाल करें, और दूसरा ये कि तेल डाले ही क्यों, काहे इतना खर्चा किया। पहले जानते हैं तेल का प्रयोग क्यों किया। देखो, वाइंडिंग के बीच में इंसुलेशन के लिए हमने किसको लगाया? वो है इंसुलेशन पेपर। लेकिन लोड पड़ने के समय ये कागज गर्म होकर जल सकता है, यानी पूरी वाइंडिंग खराब हो सकती है। अब ये तेल वाइंडिंग के बीच की जगह को भरकर इंसुलेशन को और मजबूत बना देता है, जिससे एडी करंट और कम बनता है। और दूसरा काम, ये गर्म होती वाइंडिंग को ठंडा करने में मदद करता है। ये तेल वाइंडिंग से गर्मी को सोख कर रेडिएटर की तरफ ले जाता है, जहां वो ठंडा होकर वापस टैंक में आता है। अब जानते हैं दूसरा सवाल कि कौन सा तेल इस्तेमाल करें, पैराफिन कि नेफ्था। देखो, बढ़िया तो ये होगा कि नेफ्था का इस्तेमाल कर लो, पर सवाल है ये, क्यों भाई, इसमें कौन सा घुंघरू लटक रहे हैं? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल लटक रहे हैं। नेफ्था ऑयल की स्लज घुलनशील होती है, पर पैराफिन की स्लज घुलनशील नहीं होती। अब ये स्लज क्या है? ये है चिकट यानी कीचड़ टाइप का। अब दोनों तेल ऑक्सीडाइज होकर कीचड़ बनाते हैं, लेकिन पैराफिन से भरे ट्रांसफार्मर का कीचड़ नीचे बैठ जाता है, जो कूलिंग सिस्टम में दिक्कत पैदा करता है। पर नेफ्था के द्वारा बनाई गई कीचड़ आसानी से घुल जाती है और ये कूलिंग वाली दिक्कत उसके साथ नहीं होती। पैराफिन के साथ और भी कई दिक्कत है, पर ये मेन थी। पैराफिन में इतनी भयंकर कमी होने के बाद भी ये ज्यादा इस्तेमाल होता है, और उसका कारण है इसकी कीमत और उपलब्धता। ये नेफ्था से ज्यादा सस्ता है और आसानी से मिल भी जाता है। चलो जी, वाइंडिंग को तेल में डुबाकर हमने ट्रांसफार्मर को बंद कर दिया, लेकिन जरा सोचो, समय के साथ साथ थोड़ा बहुत तेल तो इसके अंदर कम होगा ही, और अगर ऐसा हुआ तो ट्रांसफार्मर कभी भी खराब हो सकता है। तो उससे बचने का जुगाड़ भी तो सोचा होगा किसी ने। हाँ जी, बिल्कुल सोचा है। ये जो ट्रांसफार्मर के ऊपर ढोलक टाइप का टैंक रखा है, ये है आपका कंजर्वेटर टैंक। अब इसमें भी ट्रांसफार्मर ऑयल भरा जाता है, लेकिन पूरा नहीं, आधा भरते हैं इसको। और ये टैंक ट्रांसफार्मर से डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है। बीच में एक बुकोल्स रिले भी आती है, लेकिन उसके बारे में बाद में बात करूंगा। पहले जरा इसका कार्यक्रम निपटाते हैं। अब यहाँ आता है एक सवाल, इसे आधा खाली क्यों रखा गया? देखो, जब ट्रांसफार्मर पर लोड पड़ेगा तो वो होगा गर्म, और अगर वो गर्म हुआ तो उसके अंदर भरा हुआ तेल गर्म होकर फैलेगा। और अब इस तेल को फैलने के लिए चाहिए जगह, जो अगर उसे नहीं मिली तो वो ट्रांसफार्मर को ही फाड़ देगा, और ये टैंक उसे वही जगह देता है। इसे आधा खाली रखने के पीछे यही कारण है, ताकि जब तेल गर्म होकर फैले तो इसके अंदर खाली जगह में वो भर जाए। और अगर समय के साथ साथ ट्रांसफार्मर के अंदर तेल कम हो तो वो इस टैंक से निकलकर उसको पूरा कर दे। तो बाबू, पैसा तो खर्चा करना पड़ेगा, कंजर्वेटर टैंक लगाना ही पड़ेगा। अब जब तेल गर्म होकर फैल गया तो उसने टैंक से हवा बाहर निकाल दी, लेकिन जब वो ठंडा हुआ तो उसके सिकुड़ने पर खाली जगह को भरने कौन आएगा? अब आप सोच रहे होंगे इसमें क्या परेशानी है, जैसे हवा बाहर गई थी वैसे ही वापस आ जाएगी। ना, ऐसा तो ना होता। अगर ऐसा किया तो तेल खराब हो जाएगा। वातावरण की हवा में नमी होती है। अब
अब ये नमी ट्रांसफार्मर के तेल के इंसुलेशन और कूलिंग प्रॉपर्टीज को खराब कर देती है। तो इस समस्या को कैसे सुलझाएं? तो इस काम के लिए इस्तेमाल किया गया डिहाइड्रेटिंग ब्रीदर का। जब तेल गर्म होकर फैला तो हवा ब्रीदर से बाहर निकल गई और जब ठंडा हुआ तो इसी से वापस आ गई। लेकिन इस ब्रीदर में लगाया जाता है सिलिका जेल जो हवा की नमी को सोख लेता है। ये आपने बहुत सारे सामान के साथ देखा होगा। बचपन में जब ये किसी सामान के साथ निकलता था तो मैं इसे बड़ा संभाल कर रखता था। सोचा कोनो काम की चीज है, चलो उठा कर रखता हूँ। बाद में पता लगा ये तो सिलिका जेल है, बस नमी सोखता है। अब सर्दियों में अगर इसे गाड़ी के डैशबोर्ड पर रख दे तो ये गाड़ी के अंदर विंड स्क्रीन पर आई हुई धुंध को सोख लेगा। हाँ, ये इस काम भी आ सकता है। अब जब हवा कंजर्वेटर टैंक में जाएगी तो ये सिलिका जेल हवा में से नमी को सोख लेगा, पर अंदर जाती हुई हवा में से धूल मिट्टी को कौन साफ करेगा? तो उसके लिए इस ब्रीदर के नीचे एक कटोरी लगाई जाती है जिसमें भरा होता है तेल। हवा में से धूल मिट्टी उस तेल में चिपक जाती है और टैंक के अंदर नहीं जाती। अब जैसे ही सिलिका जेल का रंग बदलता है तो समझ लिया जाता है कि ट्रांसफार्मर के ऑयल को बदलने का समय आ गया है। लो जी, ब्रीदर निपट गया। अब जरा कंजर्वेटर टैंक के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। ये कंजर्वेटर टैंक दो तरह के होते हैं। पहला एटमोसील टाइप कंजर्वेटर और दूसरा डायफ्राम सील्ड कंजर्वेटर। इन दोनों में क्या अंतर है उसके लिए कोई शॉर्ट वीडियो बना के सिखा दूंगा। बस इतना जान लो कि दोनों का काम एक ही है, ट्रांसफार्मर के फटने को रोकने में मदद करना। ट्रांसफार्मर में तेल भरने के लिए एक जुगाड़ इसके सर पर दिया जाता है और कभी तेल बदलना पड़े तो उसके लिए इसके नीचे भी एक जुगाड़ लगाया जाता है। इस काम में कोनो टेंशन नहीं है। अब मान लो बहुत ही ज्यादा गर्मी पड़ रही है और लोगों ने धड़ाधड़ एसी चला रखे हैं जिसकी वजह से ट्रांसफार्मर पर पड़ रहा है लोड। तो इसका खून खोलेगा, मतलब इसका ऑयल खोलेगा और वो इतना गर्म हो गया कि मेन टैंक से बाहर निकलने वाला है। तो क्या ऐसी स्थिति में ट्रांसफार्मर को फटने दें? क्या कोई ऐसा तरीका नहीं हो सकता जिससे इसे बचा सके? नहीं, खुश होने की जरूरत नहीं है। आज धमाका देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि ऐसी स्थिति से बचने के लिए इंजीनियर्स ने बकोल्स रिले का निर्माण किया। अब ये है एक मैकेनिकल उपकरण, बिजली का कोई लेना देना नहीं है इससे। जैसे ही मेन टैंक से तेल गर्म होकर वेपर में बदलेगा और बहुत तेज रफ्तार से बकोल्स रिले की तरफ जाएगा तो वेपर के कण इस रिले के ऊपर इकट्ठा होकर इस मरकरी से भरे छोटे से टैंक को नीचे धकेल देंगे। अब ये तो हमें पता है कि मरकरी कंडक्टर होता है, तो इसमें एक तार मरकरी में डूबा है और दूसरा टैंक के टेढ़ा होने की वजह से मरकरी से दूर है। लेकिन जैसे ही टैंक सीधा हुआ कनेक्शन पूरा हो गया और अब बजेगा जोर जोर से अलार्म। पर मान लो अलार्म भी खराब हो गया और पता ही नहीं चला कि ट्रांसफार्मर फटने वाला है। तब ये गैस प्रेशर दूसरे टैंक को भी सीधा कर देगा, उसमें भी मरकरी भरा है और जैसे ही कनेक्शन पूरा होगा ट्रांसफार्मर हो जाएगा ट्रिप यानी बंद, बिल्कुल जैसे एमसीबी गिरा के कनेक्शन बंद किया जाता है। पर मान लो आपने क्लास में किसी को मॉनिटर बनाया है और क्लास का मॉनिटर ही पेन फाइट का टूर्नामेंट करा दे तो क्लास में हंगामा तो होगा ही। अब इसी तरह से बुकोल्स रिले धोखा दे गई तो फिर तो ट्रांसफार्मर पक्का फटना चाहिए। अभी भी खुश होने की जरूरत नहीं है, कोई धमाका नहीं होने वाला क्योंकि इंजीनियर्स ने इससे बचने के लिए इसमें एक एक्सप्लोजन वेंट लगाया है। अब ये हाथी की सूंड जैसा दिखने वाला पाइप एक्सप्लोजन वेंट है। जब तेल गर्म होकर सब कुछ फोड़ फाड़ने के बाद ट्रांसफार्मर का सत्यानाश करने की कोशिश करेगा तो ये एक्सप्लोजन वेंट उस तेल को बाहर फेंक देगा और बच जाएगा अपना ट्रांसफार्मर। अब हम ये तो समझ गए कि अगर तेल खोलकर ट्रांसफार्मर को फोड़ने फाड़ने की जिद पर अड़ गया तो हम ट्रांसफार्मर को कैसे बचाएंगे। लेकिन क्यों ना कुछ ऐसा जुगाड़ करें कि तेल को खोलने से पहले ही रोक दिया जाए। मुश्किल है पर असरदार है। यानी अब हम सीखेंगे कूलिंग सिस्टम। अब देखो, अगर गर्मा गर्म खीर को कटोरी में खाएं तो वो जल्दी ठंडी तो ना होगी, लेकिन अगर उसी को थाली में डाल के थोड़ी देर रख दे तो वो ठंडी हो जाएगी क्योंकि हमने सरफेस एरिया बढ़ा दिया। सरफेस एरिया बढ़ने से हीट जल्दी ही एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती है। तो अब इस तेल को हम रेडिएटर की फिल्म में ऊपर से पतली पतली ट्यूब में गिराएंगे जिसकी वजह से तेल का सरफेस एरिया बहुत बढ़ जाएगा और बहती हुई हवा अपने साथ गर्मी को ले जाएगी। और बहुत बड़े हैवी लोड वाले ट्रांसफार्मर में पंखा भी फिट किया जाता है। अब जानते हैं अपने काम की चीज, कहां से ट्रांसफार्मर सप्लाई लेता है और कहां से देता है। इस लेने देने के जुगाड़ को बुशिंग कहते हैं। हम यहाँ पर बात करेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की, जिसमें हाई वोल्टेज बुशिंग की मदद से सप्लाई ट्रांसफार्मर के अंदर और लो वोल्टेज बुशिंग की मदद से ट्रांसफार्मर के बाहर जाती है। ये बुशिंग हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज को ट्रांसफार्मर की बॉडी से इंसुलेशन भी देती है। ये बनी होती है पोर्सिलेन की, ग्लास या कई और दूसरे कंपोजिट मटेरियल से। ये होती है परफेक्ट इंसुलेटर। अब देखो, कोई भी चीज 100% एफिशिएंसी पर तो काम ना करने वाली तो ट्रांसफार्मर भी नहीं करेगा, जिसकी वजह से होंगे इसमें बहुत सारे लॉसेस, जिसमें से एडी करंट को हम पहले ही समझ चुके हैं। तो अब जान
जानते हैं बाकी के लॉसेस के बारे में। सबसे पहले आता है हिस्टैरिसीस लॉस। देखो, एसी करंट के बार बार अपनी दिशा बदलने की वजह से ट्रांसफार्मर की कोर बार बार मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होती है, जिसकी वजह से गर्मी पैदा होती है और इसी को हिस्टैरिसीस लॉस कहा जाता है। अब बात करते हैं कॉपर लॉस की। अब क्योंकि आप कॉपर में करंट को चला रहे हो, तो कॉपर के रेजिस्टेंस से पैदा होने वाली गर्मी को हम कॉपर लॉस कहेंगे। इसे ओमिक लॉस भी कहा जाता है। अब जानते हैं स्टे लॉस के बारे में। अब स्टे लॉस में ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग जो मैग्नेटिक फ्लक्स यानी चुंबकीय रेखाएं बनाती है, वो सारी की सारी ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी कॉइल से नहीं जुड़ पाती, इसलिए कुछ ना कुछ लॉस हो जाता है और इसी को स्टे लॉस कहते हैं। अब हमने पूरे ट्रांसफार्मर में जगह जगह इंसुलेटर घोंच रखा है, तो इनकी वजह से करंट के बहने में कुछ रुकावटें जरूर आती हैं, जिन्हें हम डाइलेक्ट्रिक लॉस कहते हैं। अब ये बताओ, क्या कभी आपने ट्रांसफार्मर से गुनगुनाने की आवाज सुनी है? सुनी तो होगी। काहे भाई, काहे गुनगुनाता है ये? देखो, जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा होगा तो वो जरा मरा ट्रांसफार्मर की कॉइल की शेप को बदलने की कोशिश करेगा और ऐसा बार बार होगा और इसी वजह से अपना ट्रांसफार्मर गुनगुनाता है। इसी को मैग्नेटोस्ट्रिक्शन लॉस के नाम से जाना जाता है। ट्रांसफार्मर की खोज कब और कैसे हुई, इसकी जानकारी पार्ट 1 में दी गई है, जो आपको पिन कमेंट, डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा और एंड स्क्रीन पर भी लगाई है।